नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। किसान आंदोलन का आज 74वां दिन है। किसान संयुक्त मोर्चे की आज बैठक हो रही है, लेकिन कृषि कानूनों का मुद्दा अब राजनीति के गलियारों में गूंज रहा है। एक तरफ महापंचायतों के दौर में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचकर प्रियंका गांधी ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। चिलकाना सुल्तानपुर स्थित इंटर कॉलेज में किसानों की महापंचायत में शामिल होकर इन कानूनों से मंडियां समाप्त हो जाएंगी कहा। उपज का सही दाम भी नहीं मिलेगा। ये भी कहा कि आपकी आवाज दबेगी और पूंजीपतियों की ही बुलंद होगी। ये भी कि जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वायदे खोखले हैं, शक खोखले हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज संसद में कृषि कानूनों पर खुल के बोला। उन्होंने कहा, आंदोलन कर रहे किसान भाइयों का सरकार और सदन सम्मान आदर करती है, उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं और जब पंजाब में यह आंदोलन चल रहा था तब भी बातचीत हुई। शंकाएं ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्लॉज बाय क्लॉज बात कर सकते हैं, बदलाव करने में कोई हर्ज नहीं है। स्पेसिफिक बताएं तो बदलाव करेंगे, कोई संकोच ही नहीं है। ना मंडियां बंद होंगी, ना एमएसपी बंद होगा। सदन में हल्ला हंगामा, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नए कानून कंपलसरी नहीं है, बंधन करता नहीं है। मंडियां रहेंगी और उन्हें बेहतर बनाएंगी। आइए सुनते हैं इन दोनों को। पहले जाग जाइए, जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने इनका राज देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब समझदार बन जाइए। समझ लीजिए कि सच्चाई क्या है। जब ये आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं तो समझ जाइए कि ये वादे खोखले हैं, ये शब्द खोखले हैं। ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। तो अपने आप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो कृषि कानूनों का मसला है वो किस तरह से अब जो राजनीतिक दल हैं उनमें गूंज रहा है। एक तरफ हमने देखा महापंचायतों का दौर जारी है, प्रियंका गांधी किस तरह से इस मसले को उठा रही है, तो दूसरी तरफ आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुलकर इतना बोला है, क्या प्रधानमंत्री पर दबाव है? क्या प्रधानमंत्री एक तरह से संबोधित कर रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं किसान भाइयों को, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको अपने तरफ से समझाना चाहते हैं कि किस तरह से कृषि कानून है, ये कंपलसरी नहीं है, इनमें बदलाव भी इसमें किया जा सकता है। तो हमारे अखिलेश शर्मा जो उस पूरी संसद में भी आज मौजूद थे। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से, प्रधानमंत्री का जो जवाब था 1-1.5 घंटे से ज्यादा का था, राष्ट्रपति का अभिभाषण का धन्यवाद था ये, और राष्ट्रपति से ज्यादा प्रधानमंत्री बोले हैं। क्या लगा कि प्रधानमंत्री दबाव में हैं, एक तरह से सफाई दे रहे हैं किसान भाइयों को जो इतने लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल दीदी, और मुझे ऐसा लगा कि जो बात उन्होंने राज्यसभा में कही थी उससे कहीं ज्यादा तीखापन लोकसभा में देखने में आया, क्योंकि लोकसभा में जो विपक्ष है वो ज्यादा मुखर था, उसका विरोध ज्यादा जो है दिखाई दे रहा था। जब पीएम भाषण दे रहे थे तब भी लगातार विपक्ष की ओर से नारेबाजी की जा रही थी, जिसको लेकर के पीएम ने अपनी ओर से टिप्पणी भी की कि जिस तरह की नारेबाजी की जा रही है ये ठीक बात नहीं है। और हमने देखा कि उसी के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने बाद में वॉकआउट भी कर दिया। और पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज पार्टी है और किस तरह से पूरा मिसगाइड वो करने की कोशिश किसानों को कर रही है। पीएम ने अपनी ओर से किसानों को आश्वासन देने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि ना तो मंडियां खत्म हो रही हैं, ना एमएसपी खत्म किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से जो परजीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं, वो जो जेलों में बंद नक्सली हैं उनको रिहा करने के लिए फोटो लेकर के बैठते हैं। तो पीएम ज्यादा आक्रामक लोकसभा के भीतर दिखाई दिए और शायद यही वजह थी कि विपक्ष भी बहुत ज्यादा आक्रामक रहा। पीएम ने अपनी ओर से एक बार फिर से पेशकश की है किसानों को
कि वो उनसे आकर के बातचीत करें। सरकार हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है और एक तरह से आश्वासन भी फिर से ये दिया है, भरोसा दिलाया है किसानों को किसी भी सूरत में न तो मंडी व्यवस्था खत्म होगी और न ही जो MSP वो खत्म किया जाएगा। बिल्कुल अखिलेश, ये तो एक साफ था कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने इतना लंबा संबोधन किसानों को कराए तो उनको उन तक पहुंचने की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन जो किसानों का मसला एक राजनीतिक मसला भी, आज हमने देखा प्रियंका गांधी ने सहारनपुर पहुंचकर वार किया है, लेकिन राजनीतिक दल अब इस मसले को उठा रहे हैं। लगातार महापंचायतें, जो उत्तर प्रदेश में महापंचायतें हो रही हैं, वहां पर राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं, भले ही पंजाब में ना पहुंच रहे हो। तो जो जिस तरह से राजनीति अब इन कृषि कानून को राजनीतिक दल उठा रहे हैं, क्या असर होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही निधि, और यही सवाल मैंने आज दोपहर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा था कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा आज सहारनपुर में गई है महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जो है तमाम विपक्षी दलों के सांसद नेता वहां पहुंचे हैं किसानों को अपना समर्थन देने के लिए, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये तो किसानों को ही तय करना होगा, इसका जवाब किसान संगठनों को ही देना होगा, क्योंकि अभी तक वो ये कहते आए थे कि हमारे आंदोलन में, हमारे मंच में किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर किसान आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है तो बीजेपी ये बोलती है, तो फिर अगर राजनीतिकरण अगर होगा तो फिर हम भी राजनीति के हिसाब से इसका मुकाबला करेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है किसानों के बारे में या किसान नेताओं के बारे में उस तरह के शब्दों का प्रयोग बीजेपी के नेता नहीं करते हैं, लेकिन जब एक बार राजनीति इस पर हो जाएगी तो बीजेपी को मौका मिलेगा खुलकर मैदान में आने का। बिल्कुल अखिलेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से कृषि कानूनों पर अपना मत सामने रखा और अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन इस मामले पर राजनीति हो रही है, जो किसान आहत हैं, महापंचायतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहुंची प्रियंका गांधी आज वहां पर एक महापंचायत में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इस जो पूरा उनका दौरा था उसका आंकलन किया। ये सुनते हैं सौरभ को। प्रियंका गांधी की एक किसान महापंचायत नाम मात्र के लिए थी, लेकिन ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक कार्यक्रम था जो कि किसानों के लिए किया गया। प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची तो पहले वो मां शाकुंभरी देवी के मंदिर गई, जो कि यहाँ शक्तिपीठ है, काफी मान्यता है। उसके बाद वो यहाँ के खानखाह में भी गई। कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का एक संदेश देने की कोशिश रही, धार्मिक सद्भावना का संदेश देने की कोशिश रही, और उसके बाद वो यहाँ पर जहां पर हम अभी मौजूद हैं एक रैली को संबोधित करने पहुंची। ये चिल्काना जगह है और यहीं इसी मैदान पर इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, भी सहारनपुर आकर के लोगों को संबोधित कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी के भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री को तो जमकर घेरा ही, लेकिन उनकी जो पिच है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि कांग्रेस इन किसानों के जरिए जो 2 दशकों से वो सत्ता से बाहर है यूपी में, उसकी वापसी के लिए कोशिश कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि 15,000 करोड़ का भुगतान किसानों को, गन्ना किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि किया जाएगा और साथ में उसका ब्याज भी दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं और तमाम तरीके की उन्होंने बयानबाजी की। प्रधानमंत्री मोदी को घेरा कि उन्होंने संसद में किसानों का मजाक उड़ाया, उन्हें आंदोलनजीवी कहा। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान भी गए, चीन भी गए, लेकिन अपने ही शहर के यानी दिल्ली में, राजधानी में जहां पर बैठे हुए किसान है बॉर्डर्स में, वहां उनसे नहीं मिले जाकर के। प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने निशाना तो साधा ही, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। प्रियंका गांधी की आज की रैली के बाद अभी ऐसी 3 रैलियां किसान महापंचायत और होंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 13 तारीख को मेरठ और बिजनौर में जाकर के ऐसे किसान महापंचायत करेंगी। और सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने जानबूझकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पूरे किसान आंदोलन का ज्यादा जोर है। और जिस तरीके से 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमान में बटा था, उसे इस किसान आंदोलन ने एक किया है। यही वजह है कि चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो चौधरी अजीत सिंह का, या फिर कांग्रेस, इसके जरिए अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो आइए सीधे गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के सामने अब 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला मौसम और दूसरा गन्ने की कटाई के चलते किसानों की खेती में व्यस्तता। लेकिन उसके बावजूद किसान आंदोलन में पैसा और खाने पीने की सप्लाई में कमी नहीं है। पटियाला से लेकर मेरठ तक से गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे पैसा और सामान पहुंच रहे हैं, बता रहे रवीश रंजन शुक्ला। कितने लोग आए गाँव से आप लोग? हमारा खास गाँव है, हमारा जयसिंहपुर गाँव है। जयसिंहपुर, किस चीज के
मेरठ के जयसिंहपुर गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोग गाजीपुर बॉर्डर पर 50,000 रुपए लेकर पहुंचे हैं। किसान आंदोलन में पैसे की कमी ना पड़े, इसके चलते पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके पदम सिंह और उनके साथी भारतीय किसान यूनियन को देने पहुंचे हैं। इस तरह दूसरे गांव से भी लोग लगातार चंदा देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। हमने 51,000 रुपया यहाँ पे दिया है लाके, और हम कह रहे हैं कि भाई सभी किसान कह रहे हैं कि भाई कुछ पैसे इकट्ठे करके और वहाँ पे पहुँचाओ, ताकि हमारा आंदोलन में जान पड़े और जो कमी है पैसे की वो दूर हो। महज चंदा ही नहीं, पंजाब के पटियाला से 10 घंटे ट्रैक्टर चलाकर गुरु कीरत सिंह आटा और लकड़ी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। पूरे गांव से करीब 30 कुंटल आटा लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को बांट रहे हैं। वो बताते हैं कि आंदोलन कमजोर न पड़े, इसके लिए हर घर से आटा जमा कर रहे हैं। हम तो गांव से इकट्ठा करते हैं जी, गांव से लेके आते हैं। हमारा गांव भटमाजरा है। अच्छा। हाँ, ये वहाँ से इकट्ठा किया है हमारे नौजवान सभा ने। हाँ। तो हम इकट्ठा करके पहले कितना आटा इकट्ठा किया? 20-25 क्विंटल आटा है, बाकी एक ट्राली पूरी लकड़ी की भरी हुई है। लेकिन राकेश टिकैत को भी इस बात का एहसास है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की कटाई और बुआई के लिए खेतों की ओर लौटेंगे। साथ ही गर्मी की दस्तक से मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसे में लंबे समय तक आंदोलन को चलाना एक चुनौती भरा काम है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप लोग अड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बात करवाओ ना, कहाँ है, हम तो बात करना चाहते हैं। तो इतने राउंड की बातचीत हुई, फिर भी बात नहीं बन रही है। अगर नहीं बात बनी, अड़े मत इतना क्यों अड़े हैं लोकतांत्रिक? आधे रेट में फसल बिखरी है तो अड़े भी ना गया। तो ये सर कब तक आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन खत्म कहाँ हो रहा? हालांकि सरकार का रवैया देखकर किसान नेता अब ज्यादा से ज्यादा पंचायत करके कृषि बिल पर लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार शायद ये जानती है कि किसान बहुत ज्यादा दिनों तक खेती किसानी को छोड़कर इस तरह सड़क पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन किसान नेता भी इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि किसान नेता बार बार किसानों से ये कह रहे हैं कि खेती और आंदोलन दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन देखना होगा कि अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला दोबारा कब तक बहाल होता है। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। क्या यहां पर बदमाश जो है बेखौफ हो रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी विकास दुबे कांड दोहराया गया। यहां बदमाशों ने दबिश देने गए सिपाही की हत्या कर दी और दरोगा की वर्दी उतार के टांग तोड़ी और दोनों को खेत में फेंक दिया। पुलिस पर लाठी, डंडे और भालों से हमला किया। दरोगा को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और हमलावरों में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। कासगंज के नगला धीमर गांव में बदमाशों ने दारोगा और सिपाही को लाठी, डंडों और भालों से बुरी तरह मारा। सिपाही देवेंद्र की मौत हो गई और दारोगा अशोक पाल इस हालत को पहुंच गए। काली नदी की जो कटरी है उस पे 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहां से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। शहीद सिपाही देवेंद्र को अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लेकिन उनके घर उनकी 4 महीने की बच्ची इतनी छोटी है कि उसे पता भी नहीं कि उसके बाप का साया उसके सिर से उठ गया। उनकी 2 साल की बच्ची भी हैरत से भीड़ को देख रही है कि घर पे इतनी भीड़ क्यों जमा है। और देवेंद्र के बुजुर्ग बाप रो रो के बेहाल हैं। दबस ले के काजे मई घेर ले मिलने बतावा चल ले मई कर दे मई मार दे भैया।
आपका अकेला बेटा था जी? जख्मी दारोगा अशोक पाल को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। उनके जिस्म पे ढेरों चोट हैं और पैर टूट गया है। परेशान घर वाले अस्पताल में उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। चेस्ट में जो है वो उनको एक इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने एक ट्यूब डाला हुआ है CTVS की टीम ने। और जो एंकल इंजरी है वो फ्रैक्चर है, वो आफ्टर उनका एक्सरे और वो सब जो होगा इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद सर्जरी होगी और वो ऑर्थोपेडिक्स वाले करेंगे। न्यूरो के लिए ये है कि उनका हेड इंजरी वैसे अपेरेंटली तो उतना नहीं लग रही है, मगर CT स्कैन हो रहा है। CT स्कैन के बाद उसका इवोल्यूशन होगा। नगला धीमर गांव में गैर कानूनी शराब का पुराना धंधा है। यहाँ काली नदी के किनारे दसियों साल से गैर कानूनी शराब बनाई जाती है। आरोप है कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत होती है। अब सिपाही की मौत के बाद हमलावर शराब बनाने वाले एक शख्स को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। सब कोई मिल के कॉम्बिंग कर रहे थे, उसमें जो इसमें अपराधियों ने पुलिस की पार्टी को देकर फायरिंग की, उसमें एक व्यक्ति मारा गया। बाद में उसकी पहचान अलकार के रूप में हुई है, जो कल ये घटना में वांछित था। अब इस इलाके में 4 जिलों की पुलिस सिपाही की हत्या के मुख्य आरोपी मोती सिंह को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रही है। मोती सिंह इलाके का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस की तमाम टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही हैं। अब अगर हमलावरों को सजा भी मिल जाए तो क्या होगा? ना तो पुलिस की छवि पे लगा हुआ दाग धुल पाएगा और ना ही मरने वाला अपने घर वापस आ पाएगा। कासगंज में अभितांशु, अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश। यहाँ पे इंदौर शहर की सफाई के नाम पर असंवेदनशीलता का खमियाजा कौन भुगत रहा है, बताएंगे। सर्वोच्च अदालत ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत मिलने के बाद अब बचे हुए आरोपियों को भी उम्मीद है कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी। हालांकि कल मुनव्वर के दोस्त सदाकत की जमानत सेशंस कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दी है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सर्वोच्च अदालत से मिली जमानत के बाद उनके दोस्त सदाकत भी दोबारा कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। फिलहाल पेशे से इंजीनियर सदाकत, मुंबई के रहने वाले एडविन एंथनी, MBA के छात्र प्रखर व्यास और धार जिले के कॉमेडियन नलिन यादव इस जेल में हैं। इस शो में एडविन बतौर प्रोड्यूसर, नलिन यादव होस्ट और कलाकारों के तौर पर बाकी के लोग जुड़े थे। एडविन और प्रखर की बेल पर हाईकोर्ट 12 फरवरी को सुनवाई करेगा। नलिन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक नाबालिग पहले ही बाहर आ चुका है। मुनव्वर की जमानत होने के बाद प्रखर व्यास की, एंटनी की, एडविन एंटनी की और नलिन की भी जमानत की संभावनाएं बढ़ गई, जिनकी मुनव्वर के साथ खारिज हुई थी। और प्रियम की जमानत तो किशोर न्यायालय से हो चुकी है, क्योंकि वो खुद जुवेनाइल थे। नए साल के मौके पर इंदौर के कैफे मुनरो में आयोजित कॉमेडी शो में मुनव्वर और उनके दोस्तों पर हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बिना इजाजत शो, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। वैसे परिवार का कहना था मुनव्वर ने स्टेज से कुछ कहा भी नहीं, फिर भी मामला दर्ज हो गया। जो एविडेंस इन लोग ने बताया था पुरानी वीडियो है, और वो पुरानी वीडियो कम से कम 3, 4, 6 महीने पुरानी थी। उस पर उसके बाद उसने माफ़ी भी मांग ली थी, क्योंकि यहाँ तो ये जो लोग ने लगाए थे यहाँ पर जो भी इल्ज़ाम वगैरह के, इसने कुछ अपशब्द बोले हैं, ये वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पर जो आई विटनेस भी थे यहाँ पे शो में, वो लोगों ने भी अपना जो सोशल मीडिया वगैरह पे लोग ने अपने ट्विटर वगैरह पे ट्वीट किया था कि मुनव्वर फारूकी ने ऐसी कुछ बात ही स्टार्ट नहीं की थी, ना शो स्टार्ट हुआ था। मुनव्वर जैसा स्टेज पे आया था, उसके बाद जैसे वो एकलव्य गौर, क्या नाम है कुछ बंदे का, उसने आके अपना मुनव्वर से बात करने चालू कर दी कि आप जोकिंग, मजाक मस्ती करते। तो मुनव्वर ने अपनी क्लियरिफाई दिया कि ऐसा कुछ तो मैंने बोला नहीं हूँ। मामले में शिकायत बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और हिंद रक्षक सेना के सह संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने दर्ज करवाई थी। वैसे हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो हमारे कैमरे से भागते ही रहे। इस मामले की शुरुआत सियासी और सांप्रदायिक जरूर थी, लेकिन जितनी नाटकीय मुनव्वर की गिरफ्तारी थी उतनी ही नाटकीय है उसकी रिहाई भी। 4 आरोपी अभी भी जेल में हैं, जो बताते हैं कि देश में न्यायिक और जेल सुधारों की सख्त ज़रूरत है, वो भी फौरन। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
और मध्य प्रदेश से एक और खबर। इंदौर नगर निगम के कुछ कर्मचारी कुछ दिनों पहले कमजोर असहाय बेसहारा बुजुर्गों को सड़क पर छोड़ते हुए नजर आए थे। कहीं से उठाकर वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई भी हुई, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो छोटे अफसर हैं उन पर कार्रवाई होकर जो अफसर हैं जिन्होंने आदेश दिए होंगे उनको बचा लिया गया है। वहां पर एक बहन भी है जो अपने बुजुर्ग भाई को ढूंढ रही है। पुलिस और निगम के दफ्तर के चक्कर लगातार लगा रही है। 60 साल के बुजुर्ग प्रदीप पवार इंदौर की ब्रह्मबाग कॉलोनी में अपनी बहन के साथ रहते थे। कुछ दिनों पहले गायब हो गए। दिखे बेसहारा बुजुर्गों की इस गाड़ी में, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी बेसहारा बुजुर्गों को शहर से छोड़ने आए थे। सबको वापस ले आए, ये लापता हैं। बहन पुलिस में, नगर निगम में हर जगह शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सदर बाजार थाने गए, सदर बाजार से नगर निगम गए, उन्होंने बोला नगर निगम जाओ। फिर वहाँ सर से मिले तो बोले कल तक आ जाएगा। जब से हम ढूंढ रहे तो आज तक ढूंढ रहे हैं। उनकी कार्रवाई उनकी जगह है और ये बहुत अमानवीय व्यवहार है उनका। अपने व्यक्ति को ढूंढ के लाए, जहाँ उन्होंने छोड़ा उनको भी पश्चाताप होना चाहिए है। अगर व्यक्ति कल से कुछ हो गया तो वो हमको लाके देंगे क्या? इधर नगर निगम ने गाड़ी में मौजूद 6 दैनिक वेतन भोगियों और निलंबित उपायुक्त प्रताप सिंह सोलंकी को ही जिम्मेदार माना। लापता लोगों के संबंध में कहा कि कार्रवाई पुलिस करेगी। इन तीनों ने सभी के जो भी इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व लोग थे उनके सभी के बयान किए और उन कथनों के आधार पर एक फैक्चुअल जांच रिपोर्ट बनाई है, जिसमें जो पर्यवेक्षण और निगरानी की जानी थी उपायुक्त रैन बसेरा के द्वारा, उसमें कमियां पाई गई हैं, उसमें लापरवाही पाई गई है। ये जो लापता होना या गुमशुदगी के कई तरीके के पॉइंट आ रहे हैं, इसमें मैं ये क्लियर भी करना चाहूंगी कि ये विषय पूर्ण रूप से आपराधिक या क्रिमिनल ऑफेंस का विषय है। मुझे लगता है कि संबंधित ने जरूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई होगी और उस पर जो भी कार्रवाई है वो पुलिस पक्ष से होनी है, उसमें निगम का कोई पक्ष नहीं है। इस मामले पर जब खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तब जाकर दोषियों पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई देखकर तो ऐसा ही लगता है कि प्यादों को पकड़ लिया, प्यारों को छोड़ दिया गया और जो बेसहारा बुजुर्ग लापता हैं, असहाय हैं, उनको लेकर हर कोई पल्ला झाड़ने में ही जुटा हुआ है। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको आगे ले चलेंगे हरिद्वार। वहां पर कल मौनी अमावस्या है, उसकी हो रही है तैयारी। हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है। कल 11 फरवरी को यहां मौनी अमावस्या का अहम स्नान होने वाला है। जिससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिए हैं और यहां कहा है कि बिना पंजीकरण और कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना ना हरिद्वार में स्नान कर सकते हैं और ना ही यहां ठहर सकते हैं। लेकिन हर की पौड़ी को संभालने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने बताया है कि 11 फरवरी के मौनी अमावस्या के स्नान और 16 फरवरी के बसंत पंचमी के स्नान के लिए ना तो पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और ना ही टेस्ट रिपोर्ट लाना। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ से बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है और ऐसे में कुंभ के मेले के दौरान एक कंफ्यूजन, एक भ्रम की स्थिति बनी। वो ये थी कि उत्तराखंड सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जारी किया और उसमें ये कहा कि जो भी हरिद्वार आएगा व्यक्ति या श्रद्धालु, उसको अपनी कोविड-19 की नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी। तो कन्फ्यूजन ये बना कि औपचारिक रूप से जब कुंभ शुरू ही नहीं हुआ है हरिद्वार में, इस समय अनौपचारिक तौर पर कुंभ चल रहा है, तो क्या ये एसओपी लागू होंगी या नहीं होंगी या कब से ये लागू होंगी। मेरे साथ तन्मय वशिष्ठ हैं जो कि श्री गंगा सभा के महामंत्री हैं। श्री गंगा सभा वो संस्था है जो हर की पौड़ी को मैनेज करती है, यहाँ की देखरेख करती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा ये कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए कि ये जो एसओपी जारी हुई हैं ये किस स्नान के लिए हैं और कब से ये लागू होंगी कि कोई भी व्यक्ति बिना अपनी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के लिए हरिद्वार में आ नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता, यहाँ रुक नहीं सकता, रह नहीं सकता। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे अभी आने वाले 2 स्नान हैं, एक कल 11 तारीख में मौनी अमावस्या का स्नान और 16 फरवरी को जो बसंत पंचमी का स्नान है, इसमें कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की कोई अनिवार्यता अथवा कोई बाध्यता नहीं है और ना ही कोई पंजीकरण की बाध्यता या अनिवार्यता है। कोई भी श्रद्धालु हर की पौड़ी और हरिद्वार में इन दोनों स्नानों पे या इन स्नान के बीच में आकर स्नान कर सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या उस श्रद्धालु को कोरोना रिपोर्ट से संबंधित नहीं होगी। ये
कुछ मीडिया चैनल्स में या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी सर्कुलेट हुई या कुछ सूचनाएं सोशल मीडिया पे कि जैसे 11 तारीख और 16 तारीख को भी कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रशासन द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 11 फरवरी और 16 फरवरी जो कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का स्नान है, उसमें कोरोना रिपोर्ट की कोई अनिवार्यता उत्तराखंड या हरिद्वार आने में नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्योंकि अभी कुंभ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तो इस वजह से अभी वो जो एसओपीज हैं वो लागू नहीं हो रही हैं। अभी देखिए, एक एसओपी तो केंद्र सरकार की ओर से 22 जनवरी को जारी की गई थी, जिसमें ये प्रथम बार कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता का जिक्र किया गया था। उक्त एसओपी में भी जिन स्नान का जो उन्होंने वर्णन किया है उसमें भी पहला स्नान उन्होंने 27 फरवरी का माघ पूर्णिमा का वर्णित किया है। तो अगर हम उस एसओपी को भी माने तो वो एसओपी भी तकनीकी रूप से 27 फरवरी से लागू होने की बात कही गई है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है, क्योंकि राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से एक एसओपी जारी किया है, लेकिन अभी तक कुंभ का नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि धार्मिक रूप पे और हमारी भावनाओं में तो कुंभ प्रारंभ हो चुका है। लेकिन जो सरकार की ओर से जो एक अधिकृत एक नोटिफिकेशन जो कि पिछले कई कुंभों से काफी कुंभ से ये चल रहा है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो जो भी एसओपीज हैं, क्योंकि वो कुंभ अवधि के लिए जारी की जा रही है, तो जब कुंभ अवधि सरकार नोटिफाई करेगी तब ये एसओपीज मानी जाएंगी। और अगर उससे अलग जाकर सरकार विशेष दिनों के लिए और या विशेष अवधि वर्णित करते हुए कोई एसओपी जारी करती है, तो तब उस एसओपी की बाध्यता होगी। वर्तमान में माननीय जिलाधिकारी महोदय या राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई एसओपी नहीं है जो 27 फरवरी से पहले कोई कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता की गई हो। आज की तारीख तक ऐसी कोई एसओपी नहीं। इस खबर के साथ अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें, आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 360 मुंबई से। तब तक के लिए नमस्कार।